We are starting with the 12 markers of market failure. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि assess two methods of increasing the provision of merit goods in a mixed economy. तो mixed economy वो होती है जहाँ पर public plus private sector होता है. Consider which is more likely to be effective. तो देखो कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पर पॉलिसी भी हमें डिसाइड करनी है और फिर हमें बताना है कि कौन सी ज्यादा बेहतर है. तो आंसर की जो आपकी राह होगी वो बहुत सिंपल है कि AO1 और AO2 के आपके 8 मार्क्स हैं और AO3 के आपके 4 मार्क्स हैं. तो आपको AO1 और AO2 में आपको जो है वो बेसिकली क्या करना है. AO1 और AO2 में आपको बेसिकली क्या करना है, कंपेयर करना है. सही है, कंपेयर करना है. तो आप बेसिकली पहले तो उसको मेरिट गुड के बारे में बता दो कि मेरिट गुड्स आर बेनिफिशियल लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर. यहाँ पर इंफॉर्मेशन फेलियर है. और वो क्या इंफॉर्मेशन फेलियर है कि पीपल डू नॉट रियलाइज द ट्रू बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग दीज थिंग्स. तो ये अंडर कंज्यूम्ड है, अंडर वैल्यूड है, अंडर प्रोड्यूस्ड है, अंडर एलोकेशन है. सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट को एक्सीड करता है. तो देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट्स. मार्केट फेल हो रही है क्योंकि इतने ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए. तो वी हैव सेवरल पॉलिसीज व्हिच वी कैन यूज बट आई एम गोइंग फॉर सब्सिडी एंड द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज एडवर्टाइजमेंट. तो मैं जो है वो उसको अच्छा मिक्स इकोनॉमी भी डिफाइन करूंगा. ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी डिफाइन करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा उसको. और फिर उसके बाद जो है ना मैं पॉलिसीज की तरफ जाऊंगा. तो मेरी पहली पॉलिसी सब्सिडी है. तो सब्सिडी पूरा उसको समझाऊंगा कि सब्सिडी इज अ कैश पेमेंट विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर. सही है. और कॉस्ट कम होती है इससे प्रोड्यूसर्स की. तो प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई बढ़ाते हैं, मार्केट में सरप्लस होता है, ये चीजें सस्ती हो जाती हैं, क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हो रही है, यू आर गेटिंग क्लोजर टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट. नाउ यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर वरना आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी. सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है? सोसाइटी का सबसे बेस्ट आउटपुट. सही है, सोसाइटी का जो है वो सबसे बेस्ट आउटपुट. फिर आप उसको बोलोगे जब इन चीजों की कंजम्पशन बढ़ेगी तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स जो पहले नहीं रियलाइज हो रहे थे वो अब रियलाइज होना शुरू हो जाएंगे. पोल्यूशन कम होगा. जाहिर है तुम एजुकेशन हेल्थ केयर का यूज करोगे तो पोल्यूशन कम होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी. सब्सिडी इज अ चीपर ऑप्शन देन डायरेक्टली प्रोवाइडिंग. जैसे जर्मनी डायरेक्ट एजुकेशन देता है, इससे सस्ता ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी दे दो, इसमें आपका वक्त भी बचता है. तो सब्सिडी का ग्राफ बनेगा जिसमें आप कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा के दिखाओगे, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ा के दिखाओगे. अगेन इफ यू वांट टू डिस्कस दिस डू इट, नहीं करना ना करो, सिंपल बस सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करके क्वांटिटी बढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा. डिसएडवांटेज को एक बता देना, या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख देना कि यही पैसा कहीं और लग सकता था, या तो लिख देना द प्रोड्यूसर में नॉट पास ऑन द बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स. फिर जो है वो एक डायग्राम बनेगी जिसमें सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करोगे. अब कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इन्वॉल्व करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, आपकी मर्जी है. बस सप्लाई राइट पर शिफ्ट करके प्राइस कम करो, क्वांटिटी बढ़ाओ, एलोकेशन इंप्रूव करो. अब यहाँ पर मैं सब्सिडी के बेनिफिट्स वाले एरिया नहीं बताऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि सवाल में उसका कोई लेना देना नहीं है. तो मैं कंज्यूमर बेनिफिट प्रोड्यूसर बेनिफिट इसमें इतनी लंबी नहीं करूंगा. बेसिक ओ लेवल का ग्राफ बनाओ, सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करो, प्राइस कम करके क्वांटिटी बढ़ा के दिखा दो, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा. सही है. फिर दूसरी पॉलिसी पे आओ, एडवर्टाइजमेंट, दैट इज अ प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. परसुएसिव एंड इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट दो, एजुकेशन कैंपेन चलाओ, हेल्थ अवेयरनेस चलाओ, इन्फॉर्मेशन फेलियर को कम करो, इन चीजों की डिमांड इंप्रूव करो, कंजम्पशन बढ़ेगी, एक्सटर्नल बेनिफिट्स बढ़ेंगी, विलिंगनेस टू पे बढ़ रही है बिकॉज डिमांड बढ़ रही है. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाएगी. एक नुकसान बता देना कि एडवर्टाइजमेंट शुड बी कंसिस्टेंट. एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंसिव, सैंपल बेसिस पे होती है, कोई एक नुकसान बताना है. डिमांड को राइट पर शिफ्ट करके दिखाओ, विलिंगनेस टू पे बढ़ा के दिखाओ, एलोकेशन देखो इंप्रूव हो रही है. आपकी मेन एनालिसिस जो पूरे आंसर की है ना वो क्वांटिटी पे है. आपको क्वांटिटी बढ़ाना है. यू आर गेटिंग क्लोजर टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट. सब्सिडी की जगह पे मैक्सिमम प्राइस बिल्कुल लिख सकते थे, और सब्सिडी ज्यादा आसान है समझाना. इवैल्यूएशन में दोनों में से कौन सी बेहतर पॉलिसी है? एडवर्टाइजमेंट इज द बेटर पॉलिसी देन सब्सिडी. क्योंकि सब्सिडी में अगर आप चीजें सस्ती कर भी दोगे ना तो कोई गारंटी नहीं है लोग इसकी कंजम्पशन बढ़ा देंगे, बिकॉज इंफॉर्मेशन फेलियर इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. और मेन इशू जो हाईलाइट हो रहा है वो एडवर्टाइजमेंट से ही हो रहा है. पर वही बात है, एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी. टाइम लैग तो हमेशा ही रहेगा. तो टाइम लैग वाला पॉइंट मैं ऊपर नहीं लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट की बुराई में. ठीक है, तो मुझे इवैल्यूएशन में यूज करना है. तो शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी कंसिस्टेंट. So it depends on the situation. If you want an immediate solution, go for subsidy. If you want a long-term solution, go for advertisement. So how will you construct this answer? आप जो है उसको सबसे पहले मेरिट गुड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दोगे.
फिर आप उसको मिक्स इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में उसको बताओगे। दो ग्राफ्स आपके हैं, एक में सप्लाई बढ़ानी है, एक में डिमांड बढ़ानी है। सही है, तो देखो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखो मैं एक जैसे पैराग्राफ आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। One method is the use of subsidies, which are financial grants or payments given by the government to the producer to lower the production cost, as shown in diagram one. Subsidies encourage producers to increase supply from S to S1. सही है। और तुम लेट ज्वाइन करते हो ना इतना। अच्छा, leading to greater availability of merit goods. This creates a surplus in the market, reducing prices from P to P1 and increasing the quantity traded from Q to Q1. Lower prices make these goods more affordable, ensuring wider access and increased consumption. As a result, resource allocation improves, bringing the economy closer to the socially optimal level of output. Optimal लिखो, optimum लिखो, बात एक ही है। The previously unrealized external benefits will now be received by the society. In the case of education and healthcare, subsidies contribute to a healthier and more educated population, improving productivity and reducing long-term societal cost. Societal cost की जगह पे society's cost भी लिख सकते हो, such as those from preventable diseases. Subsidy is a cheaper alternative than direct provision since the government shares the cost of producing the good with the producers. In contrast, direct provision requires the government to fully fund the production on its own. Now, this is a very simple paragraph और यही आपके एनालिसिस है। बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं। सब्सिडी होगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, मार्केट फेलियर खत्म हो जाएगा। जीरो मार्क्स, मतलब बकायदा जीरो मार्क्स है। कुछ कुछ समझाया नहीं आपने। ये जो लिखा है ना, प्रीवियस अनरियलाइज्ड एक्सटर्नल बेनिफिट्स विल बी रियलाइज्ड, getting closer to the socially optimum level of output. You have to use these words in your answers. समझ रहे हो बात। फिर एक सब्सिडी की बुराई बताओ, फिर उसके बाद जो है वो प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन समझाओ। मैं हर पैराग्राफ तो रीड नहीं करूंगा। और फिर एक बुराई बताओ, और फिर आपकी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन थोड़ी देख लो। ये देखो कितना अच्छा एक मैंने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ। ये इस टाइप की नॉलेज आपसे रिक्वायर्ड है। ऑन द डे मैं मानता हूँ कि आप इतना जाहिर इतना परफेक्ट आंसर तो नहीं लिखोगे। मैंने पहले ही बोला आप 70-80% मुझसे मैच कर लो ना। अगर 70% भी मैच कर लो आप, आपका ग्रेड ए आ जाएगा। मतलब आप ये देखो, ये आखिरी लाइन जो लिखी है हमने वो कितनी इफेक्टिव है आपके आंसर को पूरा एक बुक की समरी होती है ना, वो है ये। However, the effectiveness of these policies depends on the economic and political situation of a country. If information failure is the main barrier, awareness campaigns may be more effective. भाई अगर तुम्हारे मुल्क में मसला अवेयरनेस का है तो तुम अवेयरनेस बढ़ाओ। Whereas if affordability is the primary issue, subsidies may be a better solution. तो इस तरह के पॉइंट्स आप यूज करोगे तो आपके आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, indirect tax reduces consumer surplus and should therefore never be imposed in a mixed economy. Assess the view. कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर सरप्लस कम करता है, जो कि बिल्कुल करता है। एंड शुड देयरफॉर नेवर बी इंपोज्ड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। असेस द व्यू। नाउ मेरी डायग्राम ये शो करेगी कि मैं कंज्यूमर सरप्लस पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के एरिया को आइडेंटिफाई करके सवाल में दिखाना जरूरी है। देखो सवाल में डायग्राम आपके आंसर को इंप्रूव करेगा। अगर आप ऊपर वाले, मैंने बहुत ऐसा नोटिस किया है कि बच्चे मार्केट फेलियर के आंसर में सब्सिडी का जब ग्राफ बनाते हैं तो बेनिफिट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मकसद क्या है, मतलब बच्चे बकायदा जब ये ग्राफ पेपर में बनाते हैं, हालांकि मैंने बहुत बार मना किया है, तो क्या करेंगे, Q1 से एक लाइन ऊपर लेके जाएंगे, फिर ये पूरा बेनिफिट आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या क्यों कर रहे हो यार, मतलब क्या मकसद क्या है। कोई मकसद ही नहीं है। मतलब क्या आपको बताना है इस बारे में, आप इस पे लंबी क्यों कर रहे हो। तो जो कंटेंट है जहाँ लंबी करनी है वहां लंबी करो। अब यहाँ पर आपका पहला पॉइंट तो बहुत बेसिक है कि आप उसको बोलोगे। देखो इन दी एंड इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोज एंड कॉन्स का सवाल है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोज एंड कॉन्स है। आप इनडायरेक्ट टैक्स डिफाइन करो, कंज्यूमर सरप्लस डिफाइन करो, मिक्स इकोनॉमी डिफाइन करो, और पहला डिसएडवांटेज तो तुम्हारा यही है कि कंज्यूमर सरप्लस कम होता है। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा लंबी करना। फिर कोई एक और नुकसान बता दो। भाई देखो ओ लेवल का पेपर नहीं है कि 4 फायदे 4 नुकसान, ऐसे नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, बर्डन कंज्यूमर्स पर जा रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है। रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है तो पुअर पे बर्डन आ रहा है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ रही है, स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। कोई भी दो डिसएडवांटेज डिटेल में समझा दो, डिटेल में समझा दो, मैं दिखा रहा हूँ कैसे समझाना। फिर आप बोलो इट शुड बी इम्पोज्ड, लगाओ भाई। बोलो डीमेरिट गुड पे लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एलोकेशन इंप्रूव होगी, कंजम्पशन कम होगी, टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, यही पैसा कहीं और लग सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर टैरिफ के फॉर्म में लग रहा है तो इंपोर्ट्स कम होंगे, तुम्हारे मुल्क की ट्रेड पोजीशन इंप्रूव हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्स इज इजियर टू कलेक्ट, इट इज हार्डर टू इवेट।
डायग्राम में देखो वही बेसिक ओ लेवल का ग्राफ है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ए बी सी डी सिर्फ इसलिए लिखा है। मैं ऊपर वाले आंसर में अगर ए बी सी डी नहीं लिखता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस आंसर में सिर्फ एबीसीडी इसलिए लिखा है कि मुझे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करनी है, और देखो मैंने इस एरिया को हाईलाइट भी किया हुआ है, बिकॉज दिस इज द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो मुझे इस पे बात करनी है क्योंकि सवाल का फोकस ही इसके ऊपर था इनिशियल डिसएडवांटेज में। सिर्फ इसी बेसिस पे ये कह रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स को आप इम्पोज ही ना करो। तो टू साइडेड आंसर करके ये इसके बारे में लंबी करके इवेल्युएशन में अब आपको क्या लिखना है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, डिपेंड करता है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट लगा किन चीजों पे रही है। अगर गवर्नमेंट डीमेरिट पे लगा रही है तो लगाओ भाई, क्या बुराई है। फिर आप ये भी बोलोगे गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, डिपेंड करता है कि टैक्स रेवेन्यू इस्तेमाल किधर होगा। आप टैक्स लगा तो रहे हो पर ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी है। क्वालिटी ऑफ टैक्स कैसा है ये भी देखते हैं भाई, कन्वीनियंट है, एफिशिएंट है, ऐसा तो नहीं है कि डिसइंसेंटिव क्रिएट कर देगा, ऐसा तो नहीं है कि लोग बिल्कुल बेजार आ जाएं टैक्सेस से। तो सही चीजों पे लगाओ ना, डीमेरिट पे लगाओ, बेसिक नेसेसिटीज पे नहीं लगाओ भाई इतना ज्यादा। सही है। ये देखो जरा, सिर्फ एक डायग्राम है इस पूरे आंसर में, प्रोज एंड कॉन्स देखो मैंने किस तरीके से समझाए हैं यहाँ पे। पहला तो पूरा पूरा पैराग्राफ कंज्यूमर सरप्लस पे, उसके बाद रिग्रेसिव वाले पे लिख दिया है। फिर फायदों में मैंने डीमेरिट गुड के बारे में लिखा, टैक्स इंपोर्टेड गुड्स के बारे में लिखा, और ये मेरी इवैल्यूएशन है। ब्लैक मार्केट ग्राफ में शो कर दूं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब नहीं है, कैसे करोगे हम। तो ये आपकी जो है वो इवैल्यूएशन हो गई, इसको काइंडली पढ़िएगा जब मैं आंसर भेजूंगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम अब आए, assess whether subsidies on the production of all types of goods will lead to an improved allocation of resources। कह रहे हैं कि क्या हर तरीके के गुड पे सब्सिडी देने से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव होती है। तो पहले तो आप बताओ हाँ होती है, मेरिट गुड। सब्सिडीज डिफाइन करो, इंट्रोडक्शन दो टाइप्स ऑफ गुड्स को, और मेरिट गुड पे सब्सिडी दो, और पूरा वो समझाओ जो ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया, और फिर एक नुकसान बता दो। अब ये कह रहा है हर तरीके के गुड पे सब्सिडी दे रहा है ये, चलो मेरिट गुड में तो एलोकेशन इंप्रूव हो रही है, बनता है। डीमेरिट पे सब्सिडी क्यों दोगे आप। डीमेरिट पे सब्सिडी दोगे तो सिचुएशन तो और खराब हो जाएगी, क्योंकि डीमेरिट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर हार्मफुल। इन्फॉर्मेशन फेलियर है यहाँ पे, ये वैसे ही ओवर कंज्यूम्ड है, ये वैसे ही ओवर प्रोड्यूस्ड है, आप और सब्सिडी देके मजीद सिचुएशन को वर्सन कर दोगे। तो एलोकेशन विल गेट मोर वर्स इफ यू गिव सब्सिडी ऑन डीमेरिट गुड्स। और पब्लिक गुड्स में तो पॉइंट ही नहीं होता सब्सिडी देने का, क्योंकि पब्लिक गुड्स की तो फंडिंग वैसे ही गवर्नमेंट करती है थ्रू टैक्स रेवेन्यू, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सब्सिडी, क्योंकि अपने आप को पैसे देगी। सही है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में मैंने मेरिट डीमेरिट और पब्लिक गुड को टारगेट किया, विच आर प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। मेरिट और डीमेरिट तो प्राइवेट की कैटेगरी में आते हैं, हाँ अदर प्राइवेट गुड्स होते हैं, पर मेजोरिटी पार्ट प्राइवेट गुड का मेरिट और डीमेरिट है। एक ही ग्राफ बनेगा जिसमें सप्लाई बढ़ा के दिखाओगे, एलोकेशन सिर्फ मेरिट गुड की इंप्रूव होगी, डीमेरिट की नहीं होगी, और पब्लिक गुड पे तो सब्सिडी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेसिक आंसर है। इवैल्यूएशन पे बोलो कि भाई इन ऑर्डर टू कंक्लूड सब्सिडी मेरिट गुड पे दोगे तो इट इज बेनिफिशियल टू सम एक्सटेंट, पर यहाँ पर भी मसले हैं। ऊपर मैंने एक डिसएडवांटेज तो बता दिया, पर यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन फेलियर वाली बात टच करूंगा। मैं बोलूंगा सब्सिडी इन्फॉर्मेशन फेलियर को खत्म नहीं कर रहा है, हाँ ये इन चीजों को सस्ता कर रहा है, पर इन्फॉर्मेशन फेलियर खत्म नहीं हुआ। Not all goods can be in one category in terms of improving resource allocation. Problem associated with each good varies, so the policy's approach also varies. मतलब डीमेरिट में आप टैक्स लगाओगे, और मेरिट और डीमेरिट की एक कॉमन पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट है। पब्लिक गुड्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तो वैसे ही फ्री राइडर प्रॉब्लम है। एवरी इशू इज डिफरेंट, सो सोल्यूशन नीड्स टू बी डिफरेंट एज वेल। ठीक है, सिंपल आंसर विद अ सिंपल इवैल्यूएशन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4 के एक कॉमन मैं आपको मसला बता देता हूँ जो बच्चे यहाँ करते हैं इस सवाल में। assess whether merit goods should always be subsidized and demerit goods should always be taxed। ये तो वन साइड ऑफ द आंसर है, अग्री करोगे ना कि हाँ भाई मेरिट गुड शुड ऑलवेज बी सब्सिडाइज्ड, डीमेरिट गुड शुड ऑलवेज बी टैक्स्ड, ये तो वन साइड ऑफ द आंसर है। क्या मैं सिर्फ सब्सिडी और टैक्स बताऊंगा, या मुझे एक और पॉलिसी भी ऑन द अदर एंड बतानी है। ऐसी कौन सी कॉमन पॉलिसी है जो मैं ऑन द अदर एंड यूज करूंगा इन दोनों के लिए। बच्चों ने इस सवाल में एक कॉमन गलती करी है जो कि एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखी हुई है, और वो यही लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स ओनली मेंशनड सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर इवैल्यूएशन पे आ गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
इसने तो ऑलवेज कवर्ड यूज करा है, दूसरी पॉलिसी कौन बताएगा? तो आप जो है वो मेरिट और डीमेरिट की इन्फॉर्मेशन देके, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स की इन्फॉर्मेशन देके, मेरिट पे सब्सिडी देखे, डीमेरिट पे इनडायरेक्ट टैक्स देखे, एक एक नुकसान बता के आपको ऑन दी अदर हैंड करके प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन की पॉलिसी समझानी है, विच इज अ कॉमन पॉलिसी यूज्ड इन बोथ मेरिट एंड डीमेरिट। तो आपको एक कॉमन पॉलिसी, अच्छा एक और बात, जब भी आप डीमेरिट गुड में इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हो तो डिमांड कट को इनइलास्टिक रखना, क्योंकि डीमेरिट गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक है। ये आपको ग्राफ इफेक्टिवनेस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एक डिसएडवांटेज ये लिखते हो कि डीमेरिट गुड्स की डिमांड इज नॉर्मली इनइलास्टिक, सो द पॉलिसी माइट नॉट बी दैट मच इफेक्टिव इफ यू वांट टू इंप्रूव द एलोकेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। तो कॉमन पॉलिसी जो है वो कौन सी है? एडवर्टीजमेंट, जहां पर मैं मेरिट मेरिट के हार्मफुल मेरिट के बेनिफिशियल इफेक्ट्स और डीमेरिट के हार्मफुल इफेक्ट्स लोगों को बताऊंगा। आई कैन मेक दिस डायग्राम, इसमें मैं डिमांड बढ़ा के भी दिखाऊंगा, गिरा के भी दिखाऊंगा। तो डिमांड जो बढ़ रही है वो मेरिट की बढ़ रही है, डिमांड जो गिर रही है वो डीमेरिट की गिर रही है, ठीक है। तो ये मेरी कॉमन पॉलिसी है। एंड में मुझे इवेल्युएशन लिखनी है। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, सब्सिडी में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, सही है। वो सब वो एक ही बात है, क्योंकि ऑलवेज का वर्ड यूज कर लिया ना हमने उसमें भी। देखो मैक्रो में तो वैसे ही बहुत बेसिक है कि सवाल में एक पॉलिसी दी हुई है तो दूसरी लाजमी बतानी है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, माइक्रो में भी यही है, यू ऑलवेज हैव टू मेंशन एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। सवाल में जो भी पॉलिसी दी हुई है उसके अलावा एक और पॉलिसी आपको बतानी है। जैसे पेपर में जब फिजिकल और मॉनिटरी भी आता है तो हम इवैल्यूएशन में सप्लाई साइड लिखते हैं ना। यहाँ पर मुसब ने एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट करी कि सर अगर मैं इवैल्यूएशन में प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर देता तो मसला होता? नहीं होता, काउंट हो जाता, वो भी टेंशन नहीं है। फिर आप वही बात है, इवैल्यूएशन में कंटेंट आपका बड़ा हो जाता तो वो बैलेंस हो जाते हैं मार्क्स, ठीक है। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, सब्सिडी चीजों को सस्ता कर देगा, पर वही बात है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा भी दोगे डीमेरिट गुड पे तो डिमांड इनइलास्टिक है, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एडवर्टीजमेंट मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी तो है, पर यहाँ पर भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का मसला है, सही है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, टाइम लैग है, सही है। इमीडिएट सोल्यूशन तो ये नहीं है। बिल्कुल बेटा, आप ऊपर पॉलिसी के साथ एक डिसएडवांटेज बताते हो, क्या मतलब ये कैसा सवाल है यार, ये तो इतने सारे सवाल कर चुके हैं अब तक। जिस तरीके से पीईडी वाईडी के सवाल करते हो ना, पीईडी फिर एक नुकसान, वाईडी फिर एक नुकसान, फिर इवैल्यूएशन में कंपेयर करते हो, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। सब्सिडी नुकसान, इनडायरेक्ट टैक्स नुकसान, एडवर्टाइजमेंट नुकसान, एंड में कंपेयर। तो कंपेयर किस तरह होगा? यू हैव टू गो फॉर पैरेलल पॉलिसीज। पैरेलल पॉलिसीज का क्या मतलब है? डीमेरिट गुड पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, इन इलास्टिक डिमांड है, टैक्स रेवेन्यू जमा हो जाएगा। इसी टैक्स रेवेन्यू को एडवर्टाइजमेंट पे भी लगाओ, सब्सिडी पे भी लगाओ। तो पैरेलल पॉलिसी इज द वे टू गो, ठीक है। चेक करो जरा, तीन ग्राफ्स हैं, डायग्राम 1 2 3। पॉलिसीज पूरी आपने समझा दी है, एंड में आपने वैल्यूएशन दे दिया है। देखो लिखा हुआ है, therefore it is advisable for the governments to implement these policies in parallel, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा कचरा सवाल है, लंबी देखो इसने बहुत करीबी है सवाल में, क्वेश्चन बहुत आसान है ये, सही है। अग्री तो बेटा आप अग्री आप करोगे ना, अग्री करने में आपके मार्क्स जाएंगे। आप कैसे अग्री कर सकते हो कि टैक्स और सब्सिडी ऑलवेज होना चाहिए, हालांकि सबसे बेहतर पॉलिसी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको खुद इस चीज पे इंक्लाइन कर रहा है कि आप डिसएग्री करके एडवर्टाइजमेंट पे जाओ। सवाल डिजाइन ही ऐसे हुआ हुआ है। Since demand for a demerit good, such as cigarette, is price inelastic, a tax on the product is a waste of time. What is needed is better awareness amongst consumers of the negative effects of smoking cigarettes. So basically, this question is a comparison between two policies. Demerit good का सवाल है, दो policies हैं, provision of information which is advertisement, indirect tax, दोनों को compare करोगे। जैसे पहले demerit, inelastic, indirect, जो भी की टर्म से डिफाइन कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स एज अ पॉलिसी समझाओ, किस तरीके से ये मार्केट फेलियर रिड्यूस करेगा, ओवर एलोकेशन रिड्यूस करेगा। फिर एक बुराई बताओ, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन वाली पॉलिसी समझाओ, डिमांड कम करके दिखाओ डीमेरिट गुड की, सिगरेट्स की। फिर एक नुकसान बताओ, और एंड में तुम उसको बोलो कि ये जो आप बात कह रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है। अब आप देखो डिसएग्री कर रहे हो आप, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट क्या थी कि इनडायरेक्ट टैक्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको डिसएग्री करना है। आपको कहना है कि सेइंग इनडायरेक्ट टैक्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इज इनकरेक्ट। क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो रही है, टू सम एक्सटेंट हो रही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं हो रही। टैक्स रेवेन्यू भी तो मिल रहा है। अब ये बात है मैं अपने आंसर में थोड़ी बताऊंगा, ऊपर मुझे वैल्यूएशन में बताना है।
टैक्स रेवेन्यू जो मिल रहा है मैं उसी पैसे को अवेयरनेस कैंपेन में यूज करूंगा। मतलब आप कह रहे हो कि इनडायरेक्ट टैक्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और एडवर्टाइजमेंट इज अ बेटर पॉलिसी, तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे अलग से क्यों निकालने हैं आपको? आप टैक्स लगा के पैसे जमा करके यही पैसे एडवर्टाइजमेंट पे लगा दो। तो अगेन द वैल्यूएशन इज पैरेलल पॉलिसीज। देखो बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट टैक्स डिसएडवांटेज, एडवर्टाइजमेंट डिसएडवांटेज, कंपेयर। बिल्कुल पीईडी वाईडी इलास्टिसिटी के 12 मार्कर्स वाला फॉर्मेट है यहाँ पे। फिजिकल मॉनेटरी सप्लाई शीट के भी सवाल ऐसे ही होते हैं। मैक्रो में मेजॉरिटी पॉलिसी के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही तो होते हैं। देख लो सिर्फ दो डायग्राम्स हैं, दो डायग्राम्स के बाद अपन ने जो है इतना देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इतना लंबा भी नहीं है, और एंड में आपने वैल्यूएशन दे दिया कभी। क्लेमिंग दैट एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सिगरेट्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इज इनकरेक्ट। फिर आगे फर्दर मैंने बात करी और एंड में वही बात है, पैरेलल पॉलिसी की बात करनी है, खत्म। हर पॉलिसी भाई हर जगह दे दो, ये सही है पॉइंट, जो सही है, क्या बुराई है पॉइंट? जब भी ऐसा सवाल है अभी डालना। ठीक है। अच्छा भाई फिर एक और सवाल चेक करो। टोटल 10 सवाल है मेरे ख्याल। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये स्पेसिमेन 23 का क्वेश्चन है। assess whether the free market should be used to provide all types of goods in an economy। कह रहा है कि क्या फ्री मार्केट को ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेसिमेन 23। तो मार्केट इकोनॉमी के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दो और पहले टाइप्स ऑफ गुड्स। तो एक होता है प्राइवेट गुड और एक होता है पब्लिक गुड। तो प्राइवेट को डिफाइन करो, पब्लिक को बता दो। राइवल एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल के बारे में बता दो। फिर बोलो प्राइवेट में मेरिट डीमेरिट आता है। तो मेरिट अगर मार्केट इकोनॉमी प्रोवाइड करेगी तो अंडर एलोकेशन होगी। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। पॉलिसी की बात नहीं हो रही, कॉज की बात हो रही है। तो अगर एक मार्केट इकोनॉमी मेरिट गुड प्रोवाइड करेगी तो वो हमेशा अंडर एलोकेटेड होगा, अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस, अंडर एलोकेटेड। अगर वो डीमेरिट गुड प्रोवाइड करेगी तो वो हमेशा ओवर कंज्यूम्ड होगा, ओवर प्रोड्यूस्ड होगा, अंडर चार्ज होगा, ओवर एलोकेटेड होगा। तो पब्लिक गुड तो होंगे ही नहीं। पब्लिक गुड तो होंगे नहीं, लाइक स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है। लोगों को पता है कि विदाउट पेइंग में हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे? इट शुड नॉट बी यूज्ड। डिसएग्री करोगे? आप बोलो नो, द फ्री मार्केट शुड नॉट प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स बिकॉज इट कैन नॉट प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। सही है, इट कैन नॉट प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। सही है। मेरिट गुड में अंडर एलोकेशन है, फ्री मार्केट है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी बेहतर है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बीच में लाओ, प्रोविजन बढ़ाओ, पॉलिसी एक तो बता दो। डीमेरिट गुड्स में ओवर एलोकेशन है, फ्री मार्केट बेकार है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बीच में लाओ। पब्लिक गुड्स तो वैसे ही गवर्नमेंट देती है। तो इन दी एंड आप बोलो मार्केट इकोनॉमी शुड नॉट बी यूज्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वे टू गो, जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ भी नहीं हो सकता। तो अलवीना बेटे क्या लिखोगे इसके फ्लिप साइड? इसकी फ्लिप साइड बनती नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हर गुड के बारे में एक पैराग्राफ होगा। पॉलिसीज आप कोई भी मेंशन कर दो, आप मेरिट के लिए सब्सिडी मेंशन कर दो, डीमेरिट के लिए टैक्स मेंशन कर दो, पब्लिक गुड की तो वैसे ही कोई पॉलिसी नहीं होती। मतलब इसका अगर हम आंसर देखें तो प्योर थियोरेटिकल है, डायग्राम तो है ही नहीं इस आंसर में। देखो मैंने बोला ना हर गुड का एक पैराग्राफ होगा और फिर एंड में इवैल्यूएशन होगी। अब इवैल्यूएशन में देखो यहाँ पर थोड़ी लंबी हुई हुई है। अब इवैल्यूएशन के मार्क्स ऊपर आंसर से बैलेंस होंगे। एक तरह से जो अलवीना फ्लिप साइड कह रहे हो ना, दिस फ्लिप साइड इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफ दिस आंसर। तो आपकी इवैल्यूएशन एक्सटेंड इसलिए हो रही है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही डिजाइन हुआ है। तो इन दी एंड अगर आप किसी क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर भी लोगे ना और इवैल्यूएशन में कुछ बातें ज्यादा लिख दोगे तो देखो वो कंसिडर कर लेगा उसको ऊपर के लिए। मैं आपको अगर एक और बात बताऊं, हम जो ऊपर डिसएडवांटेज लिखते हैं, जैसे जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स का डिसएडवांटेज लिखता हूँ या मैं एडवर्टाइजमेंट का डिसएडवांटेज लिखता हूँ या मैं सब्सिडी का डिसएडवांटेज लिखता हूँ या मैं पीडी वाईडी वाले सवालों में पीडी का एक नुकसान और वाईडी का एक नुकसान लिखता हूँ, तो ये जो नुकसान वाले पॉइंट्स है सारे वो इवैल्यूएशन में काउंट होते हैं, ये A1 और A2 में थोड़ी काउंट होते हैं। और एंड में जब मैं कंपेयर करता हूँ तो फिर और ज्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो वो पूरा बैलेंस करके खुद वो निकाल लेते हैं मार्क्स, उतना कोई मसला नहीं है। पर आप पूरी कोशिश करो कि आप स्ट्रक्चरिंग अच्छी करो आंसर की और आंसर को बैलेंस करो ओवरऑल। अब इस आंसर की वैल्यूएशन तभी लंबी है क्योंकि मैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बीच में ला रहा हूँ। एक तरह से फ्लिप साइड यही है इसकी। प्राइस कंट्रोल भी मेंशन कर सकते हो, वही बात है, इंटरवेंशन में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। Now 7 is also a very easy question. इसमें कह रहा है discuss why merit goods are under supplied in a free market economy and assess the effectiveness of one policy to deal with this problem। तो एक पॉलिसी में डील तो करूंगा पर इवैल्यूएशन में दूसरी खुद बताऊंगा।
तो मेरिट गुड, क्योंकि सवाल मेरिट गुड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो मैं मेरिट गुड का इशू विद ग्राफ भी समझा सकता हूँ। यू कैन मेक टू डायग्राम्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मेरिट गुड। एक तो इन गुड्स की डिमांड कम है, जिसकी वजह से अंडर एलोकेशन हो जाती है, और दूसरी उनकी सप्लाई भी कम है, जिसकी वजह से अंडर एलोकेशन हो जाती है। तो अंडर कंजम्पशन एंड अंडर प्रोडक्शन के ग्राफ को अंडर एलोकेशन से लिंक करके आप बना सकते हो। एक पॉलिसी जो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए वो कौन सी होगी? सब्सिडी होगी। सब्सिडी पूरी समझाओ, उसका ग्राफ बनाओ, एक नुकसान बताओ, फिर इवैल्यूएशन में एडवर्टाइजमेंट को खुद लेके आओ बीच में। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताना जरूरी है, चाहे जो भी सवाल हो। तो देखो मैं इवैल्यूएशन में ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बता रहा हूँ, और फिर वही इवैल्यूएशन है कि सब्सिडी में इंफॉर्मेशन फेलियर का मसला हल नहीं हो रहा है, और एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग टर्म है। तो ये डिपेंड करता है इकोनॉमी में सिचुएशन क्या हुई भी है। ठीक है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात करी किसी ने, इस आंसर में ये नहीं लिखा हुआ है। ये जो ऊपर मैंने चीज लिखी थी ना एक, कौन सा क्वेश्चन था वो, सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल में। हाँ ये वाला जो है ना, ये इस आंसर में भी आ सकता है। ये इस आंसर में भी आ सकता है। अच्छा, जिन दो डायग्राम्स की मैं बात कर रहा था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो जिनकी मैं बात कर रहा था ना, वो ये दो डायग्राम्स है। ये देखो, एक आपकी अंडर एलोकेशन ये रही, एक अंडर एलोकेशन ये रही, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड कम है, तो अंडर प्रोडक्शन, अंडर कंजम्पशन, और फिर एक सब्सिडी का ग्राफ। एक सब्सिडी का ग्राफ, वो फिर हम इवैल्यूएशन में बताते तो हैं, जैसे फिस्कल मॉनेटरी में सप्लाई साइड नहीं बताते। अगर सवाल इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का कंपैरिजन का आता है, तो क्या आप एंड में एडवर्टाइजमेंट नहीं बताओगे? तो खुद ब खुद आती है। नहीं, एडवर्टाइजमेंट के ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन में जो एक चीज मेंशन हो रही है ना, इवैल्यूएशन में अगर आप एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो उसके ग्राफ की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 8। सब 8 में कह रहा है कि असेस whether it would be better if smoking were banned completely or whether it should be subject to an indirect tax। कह रहा है कि स्मोकिंग को बैन कर देना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए। यहाँ पर भी मैं वैल्यूएशन में एडवर्टाइजमेंट को लाऊंगा। सही है। तो मैं ओवरऑल आंसर तो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैन की पॉलिसी समझा के बैन का एक नुकसान बताना है, इनडायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी समझा के इनडायरेक्ट टैक्स का नुकसान समझाना है। जा रहे इनडायरेक्ट टैक्स का डायग्राम भी बनाओगे। स्मोकिंग इज अ डीमेरिट गुड, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना। पर आप उसको अभी वही बोलो कि यार देखो, कंप्लीटली बैन शुड नेवर बी एन ऑप्शन फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, बिकॉज एनफोर्समेंट चैलेंजेस आर द बिगेस्ट। एनफोर्स कैसे करोगे आप लोगों पे? लोगों की पर्सनल फ्रीडम की आप हिट कर रहे हो। पब्लिक रेजिस्ट करेगी ऐसी पॉलिसी। आजकल जो हालात चल रहे हैं दुनिया में फ्री स्पीच के बारे में, तो फिर ये जो हरकत आप करोगे, ये बहुत ज्यादा बैकलैश करेगी। इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जमा होगा, तो वो आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में यूज कर लो इन्फॉर्मेशन फेलियर में। सो अवॉइड अ बैन, पैरेलल पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड एडवर्टाइजमेंट इज द वे टू। तो ये अवॉइड अ बैन, खास करके फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इवैल्यूएशन में ग्राफ से लिंक कर सकते हो बिल्कुल। हाँ, अगर पॉइंट अच्छा होगा तो मिलेंगे मार्क्स। सही है। तो मैंने यहाँ पर दो ग्राफ्स जो हैं वो उसके बनाए हुए हैं, ओवर एलोकेशन के, कि डीमेरिट गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड। अब ये दो ऑप्शनल ग्राफ्स हैं, अगर आपको नहीं भी बनाना है आप ना भी बनाओ। कॉज ऑफ मार्केट फेलियर के दो ग्राफ यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स का ग्राफ तो जरूरी है, क्योंकि सवाल में टैक्स मेंशन किया हुआ है। तो देखो, मैंने इनइलास्टिक डिमांड करके सप्लाई को पीछे शिफ्ट करा। पूरी पॉलिसीज अपन ने समझा दी, बैन के बारे में भी चीजें हमने समझा दी, फिर एंड में वैल्यूएशन भी हमने ये सारी बातें बता दी। सही है। देखो क्या लिखा हुआ है। A ban also takes away personal freedom, resulting in strong public resistance through strikes and illegal black market, especially in places where smoking is common। ठीक है।
Developing economies in particular would find it nearly impossible to impose and enforce a ban due to limited resources and economic dependence on the tobacco industry, where many people are employed and it serves as a source of income. So you cannot go for a very aggressive approach, खास करके डेवलपिंग. अब न्यूजीलैंड ने सिगरेट बैन करी है ना, तो न्यूजीलैंड बिल्कुल इतना सा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. सही है उनकी. अच्छा फिर जो है ब्लैक मार्केट भी हो सकती है बिल्कुल. अच्छा फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. 9 में ये कह रहा है assess whether a sugar tax or an educational campaign on healthy eating is more likely to reduce child obesity. तो child obesity का मतलब है मोटापा जो बच्चों में आया हुआ है. अब obesity is not only मोटापा, और भी बीमारियां इसमें आती हैं. सही है. और तो आप उसको ओबेसिटी के बारे में बता दो कि स्वीट्स इज अ डीमेरिट गुड. क्योंकि देखो शुगर टैक्स किस पे लगता है, शुगर टैक्स उन चीजों पे लगता है जिसमें ज्यादा चीनी होती है, जैसे स्वीट्स पे लग जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे लग जाएगा. तो शुगर टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन जिन जिन चीजों में एक्सेसिव चीनी है ना उस पे लगाते हैं. तो शुगर टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स की जो है वो आप पूरी पॉलिसी समझा दो. फिर उसको एजुकेशनल कैंपेन वाली पूरी पॉलिसी समझा दो कि हेल्दी ईटिंग को करा जाए प्रमोट. तो हेल्दी ईटिंग की डिमांड बढ़ेगी, चाइल्ड ओबेसिटी कम हो जाएगी. डिसएडवांटेज बताओ. रेओ 3 सेम ओल्ड है, पैरेलल पॉलिसी. सही है, पैरेलल पॉलिसी. अच्छा मैंने यहाँ पर देखो अब डिमांड कम करके दिखाई हुई है, तो मैंने डिमांड किस चीज की कम करी है ये भी देख लो आप. ये देख लो, दो पॉइंट ऑफ व्यू है. आप हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करोगे तो देखो, जब आप हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करोगे तो हेल्दी ईटिंग की डिमांड बढ़ेगी और शुगरी फूड्स की डिमांड कम हो जाएगी. देखो ये क्या लिखा हुआ है. As shown in diagram 2, this will lead to a change in the consumer preferences, reducing demand for sugary foods. तो मैंने शुगर वाली चीजों की डायग्राम बनाई, तो मैंने डिमांड कम करके दिखाई है. अगर आप हेल्दी चीजों की डिमांड डायग्राम बना रहे हो तो फिर उनकी डिमांड बढ़ा के दिखाना. सही. तो दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जहां पर मैं पैरेलल पॉलिसी का इस्तेमाल करूंगा. सही है. यार आयशा इसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, ये अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है. कुछ बच्चे कम लाइनों में भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, तो लाइन्स तो कभी मैटर ही नहीं करती अगर देखा जाए. और क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स in a market economy and assess whether direct provision of such goods is the most effective way to deal with this problem. अब obviously एक alternative policy आएगी यहाँ पर, कुछ खुद बोल दिया इसने. तो मेरिट गुड पूरा समझाओ विद ग्राफ्स. डायरेक्ट प्रोविजन जहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली एक चीज प्रोवाइड करती है, एक बुराई बताओ. इन्फॉर्मेशन वाली पॉलिसी समझाओ. इन्फॉर्मेशन वाली पॉलिसी समझाओ और वहां पर उसका एक नुकसान बता दो, और इवैल्यूएशन में फिर ओवरऑल कंपेयर कर लो. अच्छा यहाँ पर एक और तरीका भी ये भी है कि मैं यहाँ पर सब्सिडी लिख सकता था, सब्सिडी की एक बुराई बता सकता था, और इवैल्यूएशन में फिर मैं एडवर्टाइजमेंट को इंट्रोड्यूस कर देता. ये भी एक तरीका है. सही है, ये भी एक तरीका है. पर मैं उसमें थोड़ा कम कंटेंट वाले उसमें गया हूँ कि मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया, ग्राफ बना दिया, और एंड में बोल दिया कि एडवर्टाइजमेंट इज बेटर देन द डायरेक्ट प्रोविजन. तो यू यू कैन राइट सब्सिडी, और फिर एंड में आप एडवर्टाइजमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी मर्जी है. तो ये आपकी डायग्राम्स है यहाँ पे 3, जिसमें आप मेरिट के 2 ग्राफ्स बना रहे हो. दिस इज अंडर प्रोडक्शन, दिस इज अंडर कंजम्पशन, एंड दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड थ्रू एडवर्टाइजमेंट. डायरेक्ट प्रोविजन की पूरी पॉलिसी आपने समझाई, आपने इंफॉर्मेशन फेलियर एडवर्टाइजमेंट की पूरी पॉलिसी समझाई, और एंड में आपने बोल दिया कि एडवर्टाइजमेंट इज द बेटर पॉलिसी. सही है. AO1 और AO2 कैसे बेटा, AO1 और AO2 डिफरेंशिएट कभी हो ही नहीं सकता 12 मार्क के सवाल में. AO1 में खाली डेफिनेशन ही आती है, टू साइडेड आंसर है ना. मतलब बेसिक. अब ये इस सवाल में ये अच्छा सवाल है कि A1 A2 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. आप इसको यही कंसिडर करोगे बस मुझे मेरिट गुड की डेफिनेशन बतानी है. अगर ये नहीं भी बोलता ना कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स इन अ मार्केट इकोनॉमी, मैं फिर भी कंसिडर करता. तो हम तो फिर भी कंसिडर कर रहे हैं हर सवाल में. जिन सवालों में उसने डायरेक्ट पॉलिसी बताई हुई है वहां पर भी मैंने उसको यही चीज बताई है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ. तो इससे खाली बोल दिया तो आपको ऐसा लग रहा है मार्क्स कैसे अलॉट होंगे. आप एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे चलो, वो खुद मार्क्स डिवाइड होकर आपको मिल जाएंगे. डायरेक्ट प्रोविजन का नुकसान क्या होगा. डायरेक्ट प्रोविजन is costly since it's funded through tax revenue. This can place a burden on taxpayers and may be more expensive than the alternative policies such as subsidies. Additionally, some people, free riders, may take advantage of free goods and services without contributing to the tax revenue, creating inefficiencies. ठीक है. सब्सिडी का कैसे लिखेंगे, क्या मतलब. अगर आप एडवर्टाइजमेंट का नहीं बता रहे तो आप सब्सिडी लिखोगे. अभी सब्सिडी थोड़ी लिखूंगा, अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट बता दिया तो मैं सब्सिडी नहीं लिखूंगा. अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखते तो आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सब्सिडी देते,
डायरेक्ट प्रोविजन के साथ, और फिर आप इवैल्यूएशन में एडवर्टाइजमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि मैंने सब्सिडी को लिखा ही नहीं है, तो मेरे आंसर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहा है। मैंने वैरायटी क्रिएट करने के लिए ये करा है, ताकि आपको और कैटेगरी ऑफ आंसर मिल जाए। ये आपके 12 मार्कर्स हैं मार्केट फेलियर के। बेटर तो इन्फॉर्मेशन ही है ना, जाहिर सी बात है, सबसे बेस्ट पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट ही है इन एनी केस। सही है, तो ये आपको आंसर्स मिल जाएंगे टोटल पे।